Good evening, everyone. Is my voice and video clear? वॉइस और वीडियो क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। चलो, तो एक बायो में एक सेक्शन होता है ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। और ह्यूमन बायोलॉजी में बहुत बड़ा होता है ह्यूमन बायोलॉजी। अब पूरा ह्यूमन बायोलॉजी तो पढ़ने बैठेंगे नहीं, उतना रिक्वायर्ड नहीं है। ह्यूमन बायोलॉजी में एक सेक्शन होता है वेरियस सिस्टम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ओके, वेरियस सिस्टम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ओके, तो वेरियस सिस्टम में प्रेजेंट इन आवर बॉडी में, इफ यू विल गो इनटू इट, द फर्स्ट सिस्टम which is very important is called digestive system. Very important digestive system. और ये जो हम वेरियस सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं, इसका सोर्स इज क्लास 10 एनसीईआरटी। क्लास 10 एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 1 प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, वहीं से सब पढ़ेंगे, कुछ बाहर से नहीं पढ़ेंगे। दैट इज मोर देन एनफ, दैट यू मस्ट नो। ठीक है, सो एक बार डाइजेशन में ये फोटो देख लो। सबसे पहला पार्ट लेफ्ट साइड में फोटो देखो। कैन यू सी दिस? दिस इज व्हाट? दिस इज माउथ। इसको क्या बुलाते हैं? माउथ। ठीक है, माउथ के बाद कैन यू सी दिस लाइनिंग? इस लाइनिंग को आप देख पा रहे हो? दिस लाइनिंग इज ईसोफेगस। ठीक है, इस लाइनिंग को हम क्या बुलाते हैं? ईसोफेगस। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ईसोफेगस के बाद अगर आप देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व दिस। कैन यू सी दिस? सबको पिक्चर दिख रहा है? इसको क्या बुलाते हैं? स्टमक। दिस इज व्हाट? स्टमक। स्टमक के बाद अगर देखोगे तो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगर आप चीजों को देखोगे तो दिस इज व्हाट? लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन एल्स ends in a passage which is called anus. ठीक है, तो एनएस पाथ से जो होता है बेसिकली चीजें बॉडी के बाहर जाती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के बाहर जाता है, और प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम दिमाग में रखना है, किधर क्या। ओके, पूरा सिस्टम आपको दिमाग में रखना है, किधर क्या। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस माउथ। तो पहली चीज जो आपको माउथ के दिमाग में रखनी है माउथ के बारे में, कि डाइजेशन बिगिंस हियर। डाइजेशन बिगिंस। ठीक है, हमारे माउथ में एक एंजाइम सिक्रेट होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, एक सेक्रेशन होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, तो ये जो सैलिवरी अमाइलेज है, इसी का काम होता है डाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देना। ठीक है, डाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देना। क्लियर है? माउथ, माउथ में जो टीथ होता है, टीथ का फंक्शन क्या होता है? च्यूइंग ऑफ फूड। ठीक है, टंग का फंक्शन क्या होता है? वो फूड को इधर उधर रोटेट करता है अपने माउथ में। ठीक है, ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो पाए। तो टंग और टीथ, टीथ का एक फंक्शन और क्या होता है? फूड को क्रश करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट माउथ, टीथ, टंग। किसी को कुछ पूछना हो माउथ में? सेलिवरी अमाइलेज। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये? सेलिवरी अमाइलेज का जो पीएच होता है बेटा, इट इज रफली अराउंड 6.8 to 7.3।
ठीक है, एसिड, स्लाइटली एसिड टू स्लाइटली बेसिक, बेसिकली न्यूट्रल बोल सकते हो, न्यूट्रल है ये। क्लियर है ये चीज सभी को? कुछ पूछना हो, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड बेटा? नो सर। माउथ के बाद जो दूसरा पार्ट है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का, दैट इज ईसोफेगस। टूथपेस्ट जब खत्म हो जाता है, टूथपेस्ट जिससे आप ब्रश करते हैं ना सुबह में, टूथपेस्ट खत्म हो जाता है, क्या करते हो? पीछे वाला पार्ट को दबाते हो थोड़ा सा आगे, फिर आगे वाले पार्ट को दबाते हो थोड़ा सा आगे, और फाइनली फिर टूथपेस्ट बाहर आता है। हैव यू डन दैट? हैव यू डन दैट? ये बताओ, करा है या नहीं करा है? तो अपने लाइफ में अगर आपने टूथपेस्ट खत्म होने के बाद इस तरीके से टूथपेस्ट नहीं निकाला है तो आपका बचपन बेकार है। करा है नहीं करा है जल्दी बताओ, तभी तो सीखोगे। नहीं करा है तो नहीं सीखोगे। What happens when the food enters esophagus? ईसोफेगस के वॉल्स इस तरीके से इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये जो फूड पार्टिकल है ये आगे बढ़ जाता है और ये यहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो पुराना वाला वॉल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये वापस से क्या होगा? रिलैक्स। अब दूसरे पोजीशन पर फिर से प्रेशर और फिर से फूड आगे। तो ये जो फूड इस तरीके से आगे बढ़ रहा है इसे हम क्या बुलाते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सुना है कभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? किसी को कोई दिक्कत पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में? ये सब क्लास 10 का है, ठीक है, नो इश्यूज। एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है उतना मैं आपको ज्ञान दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। ओके, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ईसोफेगस के बाद द फूड रीचेस स्टमक। फूड कहां पहुंचा? पेट। ठीक है, पेट में पहुंचने के बाद, पेट में पहुंचने के बाद पेट में गैस्ट्रिक जूस निकलता है। पेट में गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है। सर ये गैस्ट्रिक जूस क्या है? नाउ दिस गैस्ट्रिक जूस इज ऑफ 3 काइंड्स। एक HCl, दूसरा पेप्सिन, और तीसरा म्यूकस। पहले वाले का फंक्शन, HCl का फंक्शन, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक। पेट में का मीडियम क्या बना देता है? एसिडिक। प्लस इट हेल्प्स टू किल बैक्टीरिया। इट हेल्प्स टू किल harmful microbes and it makes the medium acidic. पेट का पीएच बता सकता है कोई? It makes the medium acidic. What is the pH value of पेट? पेट में पीएच कितना होता है? लगभग 2 से 3.5 के बीच में, 2 to 3.5। ये भी दे रखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में 1.5 के अराउंड दे रखा है। ये मीडियम को एसिडिक क्यों बनाता है? पेट में एसिडिक क्यों होना चाहिए? बिकॉज एक तो बैक्टीरिया किल होगा, दूसरा ये जो दूसरा एंजाइम है ना बेटा, पेप्सिन, दिस वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ये काम नहीं करेगा एंजाइम, ये एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करेगा। तो मीडियम एक बार एसिडिक बन गया तो पेप्सिन आराम से काम कर सकता है। ठीक है, एंड द थर्ड इज म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन को इस तरीके से समझते हैं कि ये हमारा पेट,
इस तरीके से अपना एक पेट बना लो। नाउ पेट के वॉल्स पर ये म्यूकस का सिक्रेशन होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एट पेट के वॉल्स पर? HCl रिलीज हो रहा है, काफी एसिड रिलीज हो रहा है। एसिड अगर रिलीज होगा ज्यादा तो हमारे पेट के वॉल्स को खराब कर सकता है, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको ठीक से रखने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ना। अगर मान लीजिए ये म्यूकस मेम्ब्रेन खराब हो गया तो पेट की लाइनिंग होगी खराब, और होगा क्या आपको? एसिडिटी, ठीक है। आपको क्या होगा? एसिडिटी, ठीक है। एक्सट्रीम केसेस में क्या हो जाएगा? अल्सर। व्हाट इज अल्सर? लाइनिंग्स जो खराब होंगे, जो रैशेस होंगे पेट में, उसे हम क्या बुलाते हैं? अल्सर। तो एसिडिटी ना हो उसके लिए क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन खराब नहीं होना चाहिए। साथ में अगर मान लो हो गया तो क्या? देन वी विल यूज एंटी एसिड। एंटी एसिड को क्या बुलाते हैं? एंटा एसिड्स, ठीक है। एंट एसिड, एंट एसिड मीन्स व्हाट? एंटी एसिड्स। एंटी एसिड्स बेसिकली होते क्या है बेटा? बेसिस। क्या होते हैं? बेसिस। तो एक एंटी एसिड्स का एग्जांपल जो इस चैप्टर में दे रखा है, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंड व्हाट इज दिस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? MgOH whole twice। तो एक बेस को हम खाते हैं जिसकी वजह से क्या होगा? का एसिडिटी कम हो जाए। क्लियर है सभी को? कुछ पूछना हो यहां तक, स्टमक तक? एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड टिल स्टमक? सब एनसीईआरटी, एक लाइन बाहर नहीं, एक लाइन अंदर नहीं, ठीक है। मतलब बाहर नहीं जा रहे, छोड़ भी नहीं रहे, बाहर भी नहीं जा रहे, ठीक है। इसी तरीके से तैयारी होती है बेटा, तो अंत तो है नहीं फिर पेट का, पेट पढ़ने के बाद। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। in carnivore is more as compared to herbivore। बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? पढ़ा है ना आपने बायो? आंसर कीजिए। इधर उधर से देख के नहीं करने का। दो आंसर आ गए हैं 6 में से, दोनों ही आंसर ट्रू हैं। और कोई बाकी कुछ नहीं पता? 3 आंसर हैं ट्रू वाले। निपट गए सब। ये होता है, फिर बोलोगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया। पढ़ोगे नहीं और फिर क्वेश्चन करोगे बीपीएससी को। क्लास 10 का एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, वहीं से आता है। आप पढ़ते नहीं है इसलिए नंबर नहीं आता, अच्छे से नहीं पढ़ते। खोज खोज कर आपके लिए तैयारी की गई है। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, ओके। फॉल्स स्टेटमेंट है तो हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन of herbivore is larger as compared to small intestine of carnivore।
अब मैं तो उस मास्टर के क्लास में तो हूं नहीं जो कि ये लिखवा दूं और इसका कारण ना समझाऊं। तो बेटा बताइए कारण, पता है किसी को कारण? कारण भी दे रखा है बुक में। व्हाट इज द कारण? ना, हर्बीवोर। हर्बीवोर को क्या डाइजेस्ट करना है? सेल्यूलोज। कार्निवोर, कार्निवोर को क्या डाइजेस्ट करना है? मीट्स। तो इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट सेलुलोज एज कंपेयर टू मीट। तो उसकी वजह से सेलुलोज को ज्यादा देर तक या ज्यादा टाइम तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहना पड़ेगा, तभी तो डाइजेशन अच्छे से होगा। तो ज्यादा देर तक स्मॉल इंटेस्टाइन में कब रहेगा? जब स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होगा। अगर छोटा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन तो ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा ना बेटा, चला जाएगा वहां से। समझ में आया? ये है वाई इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट सेलुलोज एज कंपेयर टू मीट्स। आज पता चला सभी को ये चीज। आज तक तो यही लगता था कि ये जो मीट है यही डाइजेशन में दिक्कत कर रहा है। सर आप तो एकदम, इस बार तो बहुत मजा आ गया। मजा आया? जस्ट गिव मी 1 मिनट। कहाँ है ये? एनसीईआरटी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो बेटा, क्लास किसी भी समय बंद हो जाए, हो सकता है, बिकॉज आंधी आ गई है दोबारा। ठीक है, तो मैंने एडवांस में बता दिया कि अचानक से एब्रप्ट अगर बंद हो गया तो छुट्टी। ओके, आंधी से नहीं है यार, नेट चला जाता है, वो तार वार गिर जाता है ना, दैट्स व्हाई नेट चला जाता है। ये देखो, सी, कैन यू सी दिस लाइन? ये देखो, ये वाला पार्ट कहाँ गया? कहाँ गया? ये रहा। रीड दिस लाइन, मेरे साथ रीड करो। Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest. Hence, carnivores like tigers have shorter small intestine. Is it clear to you? क्लियर है ये चीज सभी को? दिखा दिया भाई। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, रह गया था अचानक, अच्छा हुआ किताब खोल लिया हमने आपको। कि एलिमेंट्री कैनाल किसको बुलाते हैं? व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? डू यू नो दिस? पता है सबको एलिमेंट्री कैनाल किसको बुलाते हैं? व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? नहीं, माउथ से लेकर एनस तक इस पूरे पार्ट को एलिमेंट्री कैनाल बुलाया जाता है। लिख लो भाई, एलिमेंट्री कैनाल, ये भी है बुक में। माउथ से लेकर एनस तक का पार्ट को बेसिकली क्या बुलाया जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है? नाउ इस एलिमेंट्री कैनाल में जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पॉइंट हम और लिखेंगे, वो क्या? इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सर इतना लॉन्ग होता है तो दिखता क्यों नहीं है? इट इज बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव रिक्वाइलिंग। ये देख रहे हो, कॉइल्ड फॉर्म में ऐसे ऐसे करके घुमा हुआ है। ठीक है, ड्यू टू एक्सटेंसिव कॉइलिंग दिस इज छोटे स्पेसेस में रहता है। ओके, क्लियर है सभी को? एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन? दो महत्वपूर्ण बातें जो मुझे बतानी थी मैंने बता दिया। अब
जनरल बात कर लेते हैं जो रटते हैं लोग, क्या वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन is basically divided into three groups: duodenum, second is jejunum, एंड थर्ड इज इलियम। इसी ऑर्डर में याद रख गया, मैं डीजे हूं, डीजे आई, ओके, डीजे। डियोडेनम, जेज्यूनम और इलियम, ठीक है, सबका अपना अपना फंक्शन होता है। ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, ओके। अलग अलग डिवीजन का इनका काम होता है रिसीव बाइल जूस। बेटा बाइल कहां से आता है? बाइल जूस बेसिकली बनता कहां है? लीवर में बनता है और आता है कहां? डेड्यूनम, ठीक है। लीवर से पहले गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर डेड्यूनम में आता है, ठीक है, बाइल जूस। ना व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? अब देखना, खाना कहां था? स्टमक में। स्टमक का मीडियम कैसा है? HCl की वजह से एसिडिक। तो बाइल जूस क्या करता है? मीडियम को एसिडिक से अल्कलाइन बना देता है। अल्कलाइन मतलब pH 9-10 के अराउंड। सर ये अल्कलाइन क्यों बना देता है? ये अल्कलाइन इसलिए बना देता है बेटा क्योंकि ये जो दूसरा वाला जो है pancreatic juice, now this pancreatic juice contains trypsin, amylase and lipase। मजेदार बात है, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो अल्कलाइन मीडियम में ही काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा ये एंजाइम। तो बाइल जूस एसिडिक मीडियम से जो खाना आ रहा है उसको क्या बना रहा है? अल्कलाइन। कहां? ड्यूडेनम में। और अल्कलाइन क्यों बना रहा है? ताकि पेनक्रियाटिक जूस काम कर सके। अब पेनक्रियाटिक जूस क्या है? ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन? इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को तोड़कर बनाता है अमीनो एसिड, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमाइलेज? अमाइलेज बेसिकली स्टार्च को तोड़कर बनाता है शुगर। And what is the function of lipase? It converts fats to fatty acid, ताकि अच्छे से स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन हो सके। छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो ये हो गया आपका डियोडेनम। नेक्स्ट इज जेजुनम। जेजुनम में बेसिकली इट इज अ साइट वेयर डाइजेशन गेट्स कंप्लीट। डाइजेशन हो गया तो बाकी सारे चीज को कैसे पढ़ेंगे? तो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है बेटा, बट व्हाट स्टार्ट्स? एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स। सारी चीजें टूट फूट गई हैं, अब ये टूट फूटने के बाद आपके ब्लड में जाएंगी और ब्लड पूरे सेल्स में पहुंचाएगा, तभी तो एनर्जी रिलीज होगी ना बेटा, ऐसे तो हो नहीं जाएगी। तो डाइजेशन गेट्स कंप्लीट एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स, ओके। और एक चीज और ध्यान रखना है जेजुनम में, वो क्या कि यहां पर भी कुछ कुछ आपके एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स के नाम आपके लिए लिख देते हैं, ठीक है। जैसे होता है एरेप्सिन, ठीक है, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। सर इन सारे एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है? जो बचा खुचा प्रोटीन, स्टार्च, फैट्स वगैरह है ना, वो ये सारे एंजाइम मिलकर तोड़कर कंप्लीट कर देते हैं। इसीलिए यहां पर बोला जाता है जेजुनम में डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। याद रखना, ये लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है, बाकी क्यों होता है ये मैंने आपको समझा दिया। कैन यू सी दिस? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स कहां हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। प्लीज याद रखिएगा, इट्स अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। क्लियर है सभी को? कुछ पूछना हो, एनीथिंग? बाकी इलियम में कुछ है नहीं। इलियम में के जगह पर विलीज होती हैं, और विलीज इज व्हाट? अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, इस तरीके का प्रोजेक्शन होता है विली का, ऐसा। और इस विली के सरफेस पर काफी सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, काफी सारी विलीज होती हैं, जो कि ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड वेसल्स को सप्लाई करती है, ताकि वो सारे सेल्स में सप्लाई कर सके। ठीक है, तो विली increases the surface area for absorption. Dedunum, jejunum and ileum. Anything? खाना डाइजेस्ट हुआ अभी तक, खाना, और एब्जॉर्ब होना शुरू। एनीथिंग? कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं समझ में आया हो आज के बाद? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो भी बचा खुचा पानी है वो फिर से एब्जॉर्ब होगा। द लास्ट इज एनस, एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंस बॉडी से बाहर। रिमूवल ऑफ वेस्ट। दिस कंप्लीट्स योर, देख लो बेटा, ज्यादा ना कम, जितना बोला उतना। लार्ज इंटेस्टाइन क्या बोला? एब्जॉर्ब वाटर। एनएस क्या बोला? रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड। जितना लाइन दिया बेटा उतना पढ़ाया मैंने। ठीक है, क्लियर है सभी को? एनीथिंग? किसी को कुछ पूछना हो? छोटा सा एक पार्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, नॉट रिलेटेड टू डाइजेशन बट रिलेटेड टू डेंटल केरीज। व्हाट इज डेंटल केरीज? दांत खराब हुआ है किसी का? भगवान न करे हो। दांत खराब हुआ है, दांत कीड़ा उड़ा लगाओ। हाँ? तो जो गड्ढा हो जाता है ना, उसे क्या बुलाते हैं? केरीज। कब होता है वो गड्ढा? व्हेन डज दैट गड्ढा हैपेंस? व्हेन pH level in mouth drops below 5. याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है। सर ये माउथ में पीएच लेवल 5.5 से कैसे गिर जाएगा? आप तो बोल रहे हो 7.3 था, यहां बोला आपने 7.3 था। 6.8 टू 7.3 अचानक से 5.5 के नीचे कैसे गिर जाएगा? आप खाना खाए रात को, खाना का कुछ टुकड़ा रह गया आपके दांतों में, उस टुकड़े पर जम गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया एसिड, एसिड प्रोड्यूस होते ही पीएच क्या हुआ? घटना शुरू हो गया, 5.5 के नीचे आया तो दांत गलना शुरू हो। क्लियर है? डेंटल केरीज। इसलिए बोला जाता है ब्रश करके सो, और इसलिए बोला जाता है टूथपेस्ट से ब्रश करें। और टूथपेस्ट में क्या होना चाहिए? नमक। नमक नहीं होना चाहिए।
टूथपेस्ट बेसिक होना चाहिए, क्योंकि आपके मुंह में जो पीएच लेवल गिरा है वो एसिडिक की तरफ गिरा है, तो उसको वापस न्यूट्रल करने के लिए बेस चाहिए होगा ना। तो टूथपेस्ट में क्या होना चाहिए? नमक। मूर्ख बनाते हैं। टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए? बेस, ताकि इसको न्यूट्रलाइज कर सके। कुछ पूछना हो किसी को? एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? नो सर, सब समझ में आ गया? वाह, रटिए फिर जिंदाबाद। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, सर आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? तो बेटा ये एक साल में नहीं हुआ है, ओके? ये एक साल में नहीं, इट वाज अ प्रोसेस। 2012-10 से पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, पढ़ा रहे हैं ये सारी चीजें। ये इट्स नॉट इन एन ईयर, 12-13 साल करते 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 हो गया, और ईमानदारी से किया है। दैट्स व्हाई। ऐसा नहीं कि बस एग्जाम निकालना है और ये करना है, ईमानदारी से गूगल सर्च करके, पेपर पढ़ के, नोट्स बनाकर, लिख कर, तब हुआ है। कुछ पूछना हो किसी को? नो सर। सो द नेक्स्ट इज सर्कुलेशन। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन। सेम थिंग, सर्कुलेशन में भी जितना एनसीईआरटी में दे रखा उतना, उससे ज्यादा ना कम, ना उससे ज्यादा। सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला फिगर देखेंगे सभी को। दिख रहा है सबको? सबको ये फिगर दिख रहा है लेफ्ट साइड में? कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। वो हम क्या कर सकते हैं? खराब ब्लड से शुरुआत कर सकते हैं। व्हाट इज खराब ब्लड? खराब ब्लड एक ऐसा ब्लड है जिसमें CO2 का लेवल ज्यादा हो गया है। ठीक? या तो आप अच्छे ब्लड से शुरू कर लो, या तो खराब ब्लड से शुरू कर लो। मैं खराब से शुरू करते हैं। तो खराब ब्लड जो बाकी सारे सेल्स में है, जो बना है, ठीक है, जितना भी CO2 रिलीज हुआ है सेल्स में। सर सेल्स में CO2 क्यों रिलीज होगा? सेल्स में CO2 इसलिए रिलीज होगा क्योंकि एनर्जी के प्रोसेस में, माइटोकॉन्ड्रिया में जब एनर्जी का प्रोसेस, एटीपी टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो इट इज इन द, तो रिलीज, और साथ में क्या रिलीज होता है? CO2 रिलीज होता है। तो एनर्जी बनने के क्रम में CO2 रिलीज होता है। तो वो CO2 हमारे बॉडी में रहा तो हम तो निपट जाएंगे, कहीं ना बाहर तो लाना पड़ेगा। तो ब्लड के थ्रू कैरी होकर कहां पहुंचता है? हार्ट में। यहां तक सबको क्लियर है? तो खराब CO2 किधर पहुंचा? हार्ट में। ये ब्लू वाला खराब है बेटा, रेड वाला अच्छा। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? खराब CO2 किधर पहुंचा? हार्ट। और हार्ट भी कौन सा? ठीक है बेटा, ये राइट है एंड दिस इज लेफ्ट। ओके, क्योंकि पिक्चर है तो लेटरल इन्वर्जन हो गया राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में। ठीक है, हाथ ऊपर करो, राइट साइड। राइट साइड पहुंचेगा खराब ब्लड। ठीक है, इतना मेहनत करते हो, पेन चलाते हो, है ना? पेन चलाओगे, ज्यादा काम, ज्यादा काम, ज्यादा CO2, तो किधर पहुंचेगा खराब ब्लड? राइट साइड। नाउ ये जो खराब ब्लड राइट साइड पहुंचता है, खराब क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज CO2 का लेवल ज्यादा है। ये कहा यहां से चलेगा और कहा जाएगा? लंग्स में। कहां पहुंचेगा? लंग्स में। तो हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर आता है। तो ये जो CO2 पहुंचा लंग्स में, क्या होगा? लंग्स में ऑक्सीजन है, CO2 बाहर जाएगा हमारे नॉस्ट्रिल के, लंग्स से होते हुए नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर, और इस CO2 को रिप्लेस कौन कर देगा? ऑक्सीजन। ठीक है बेटा?
तो CO2 से किधर पहुंच गए? ऑक्सीजन में। कहा? लंग्स। यहां तक चीजें क्लियर है? कोई डाउट? CO2 लेकर लंग्स में चेंज हुआ O2। नाउ ये जो O2 वाला ब्लड है ये किधर पहुंचेगा? लेफ्ट चैम्बर, लेफ्ट साइड में। हार्ट में ऐसे आएगा और फिर हार्ट से सप्लाई होगा टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हार्ट से सप्लाई होगा टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। और इधर आया क्या था? खराब ब्लड टू द हार्ट। आप मुझे बताओ ना, क्वेश्चन टू यू इज, ये जो पूरा प्रक्रिया मैंने आपको पढ़ाया इसमें ब्लड जो है हार्ट के थ्रू कितनी बार गुजरा? आंसर कीजिए सभी को। इस पूरे क्रम में ब्लड जो है हार्ट में कितनी बार घूमा, कितनी बार गुजरा हार्ट के थ्रू? 2 बार। खराब ब्लड आया, लीवर में गया और फिर अच्छा ब्लड फिर आया। 2 बार गुजरा ना वही ब्लड। खराब ब्लड टू लीवर, अच्छा ब्लड अगेन टू हार्ट। 2 बार आया ना वही ब्लड हार्ट में। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। तो हमारे हार्ट में ये जो सप्लाई ऑफ ब्लड होता है उस प्रोसेस में डबल सर्कुलेशन। ठीक है, क्लियर है सभी को? डबल सर्कुलेशन। हाँ, क्लियर है सभी को? डबल सर्कुलेशन कहीं है? ये रहा। कुछ पूछना हो किसी को? डबल सर्कुलेशन में एनीथिंग जो नहीं समझ में आया? आ गया सब समझ, वेरी गुड ना। अब कुछ टेक्निकल सा चीज, कॉमन सेंस का चीज। नहीं, पहले टेक्निकल सा चीज फिर कॉमन सेंस का चीज। व्हाट आर आर्टरीज? कोई डिफाइन कर सकता है क्या आर्टरीज को? देखें, कोई है ऐसा जिसको एकदम आर्टरीज का सही डेफिनेशन पता हो? हाँ भाई, एनीवन? अरे डर से नहीं कोई बात नहीं बोला था ना, गलत। गलत। एक ही बच्चा आंसर कर रहा है, बाकी को नहीं पता क्या? बाकी लोग डर से नहीं कर रहे होंगे आंसर। अरे क्या होगा बेटा, गलत होगा ना, आज तक तो सीखते हो ना। बता दो जो है, मन कर रहा है बोलने का बट बोल नहीं रहे हो। आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यही बोल रहे हो ना? आर्टरीज, इट कैरीज प्योर ब्लड। हाँ, सबको यही लगता है ना, आर्टरीज कैरीज प्योर ब्लड। कोई ऐसा है जिसको लगता है कि आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड? आज तक तो आपने यही सीखा है, यही रटा है। प्लीज पीछे मत हटना। कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि आर्टरीज कैरीज इम्प्योर ब्लड? रटाओगे तो नहीं आएगा आंसर। चलो देखो, ब्लू वाली लाइन जो हमने फोटो में पढ़ी वो क्या कैरी कैरी कर रही थी? खराब ब्लड। और देखो जरा ब्लू वाली लाइन का नाम क्या दे रखा है यहां पर? गदर मच गया लाइफ में। गया आपका डेफिनेशन, कैरीज प्योर ब्लड। पल्मनरी, मैंने आपको एक्सेप्शन दिखा दिया। पल्मनरी आर्टरी कैरीज व्हाट? पल्मनरी आर्टरी कैरीज व्हाट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि प्योर नहीं होता है। आपका डेफिनेशन गलत हुआ नहीं हुआ पहले ये बताओ? अरे उल्टा नहीं होता, आप डेफिनेशन गलत पढ़ते हो। आपको रटाया जाता है इसलिए आप गलत करते हो कि उल्टा हो जाता है। एक्सेप्शन, इट इज नॉट एन एक्सेप्शन बिकॉज
आप आर्टरी का डेफिनेशन ही गलत याद करते हो अपने लाइफ टाइम। आर्टरी का डेफिनेशन क्या है सर सही वाला? आर्टरी का डेफिनेशन जो है ये है सही सही वाला, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ऑलवेज ट्रू। देख लो कहीं भी। पल्मनरी आर्टरी, क्या ये खराब ब्लड हार्ट से दूर ले जा रहा है? बिल्कुल। बाकी आर्टरी तो आपको पता ही है, कैरीज प्योर ब्लड। सिमिलरली व्हाट आर वेन्स? ये भी गलत रटते हैं आप, आज के बाद से गलती नहीं कीजिएगा। कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पल्मनरी वेन, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इम्प्योर इम्प्योर पढ़ा है ना आपने, सब भूल जाओ। अब यहां से आंसर आएगा, अच्छा अच्छा आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को? पहले ये बताओ, आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन्स कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। यहां से लॉजिकल आंसर सारे आएंगे। कैसे? देखो, हमने क्या बोल दिया? आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, तो हार्ट जब पंप करेगा, ध्यान से सुनना, समझना, हार्ट जब पंप करेगा ब्लड को, ठीक है, तो जब ब्लड की पंपिंग होगी तो ब्लड में प्रेशर ज्यादा रहेगा या कम, ये बताओ। हार्ट जब पंप करेगा तो ब्लड में प्रेशर ज्यादा रहेगा या कम? ब्लड में प्रेशर विल बी हाई। जब चीजों को पंपिंग करते हो तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो अगर कोई वेसल प्रेशराइज्ड आइटम लेकर जा रहा है तो वो वेसल कैसा होना चाहिए? थिक या थिन? थिक होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, आर्टरीज क्या होगी? थिक। कैन यू सी दिस? सभी को ये दिख रहा है, ये रेड वाला कलर में जो मैं इधर लेफ्ट साइड में बना रहा हूं? आर्टरीज आर व्हाट? थिक। वेन्स क्या होते हैं? थिन होते हैं। क्यों होते हैं समझ में आया? बिकॉज इट कैरीज blood under high pressure. That's why the walls of arteries are what? Thick, given in NCERT. इनफैक्ट वो जो आर्टरी का डेफिनेशन है वो भी दे रखा है एनसीईआरटी में, जो मैंने आपको बताया। पढ़ते नहीं है तो क्या करोगे? फिर दोष देंगे दूसरे को, ये किताब में लिखा था, वो किताब में लिखा था। अरे जो किताब पढ़ना था वही नहीं पढ़ा आपने, बाकी दुनिया भर का सब पढ़ लिया। क्लियर है ना? तो आर्टरीज में प्रेशर पहले से ही ज्यादा होता है। प्रेशर अगर ज्यादा है तो एक डायरेक्शन में आराम से फ्लो हो रहा हो। नाउ व्हेन इट कम्स टू वेन्स, तो वेन्स में प्रेशर ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो वेन्स में अगर प्रेशर ज्यादा नहीं है तो चांसेस है ना बेटा मटेरियल पीछे आ जाए। तो इसीलिए आप क्या देखते हो, वेन्स में प्रेजेंट होता है वाल्व्स, ताकि मटेरियल पीछे ना। क्लियर है ये चीज सभी को? डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स गिवन इन एनसीईआरटी, ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, मैंने आपको बता दी। कैपिलरीज क्या होता है बेटा? आर्टरीज जो है जब सेल के पास पहुंचता है तो वो ब्रांच हो जाता है थिन लाइक स्ट्रक्चर में, थिन ट्यूब्स। इन थिन ट्यूब्स को हम क्या बुलाते हैं? कैपिलरीज। ठीक है, जैसे मान लो ये आर्टरी है, जैसे ही सेल तक ये पहुंचेगा वहां पर हो जाएगी इसकी ब्रांचिंग। तो ये जो ब्रांचिंग हुई ना बेटा, इसे बुलाते हैं कैपिलरीज। और फिर ये वापस कनेक्ट भी होता है और फिर बनता है क्या? वेन्स। तो वेन्स और आर्टरीज कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड नहीं होगा तो क्या होगा? बढ़िया नाला बन जाएगा अपने शरीर में।
कुछ पूछना हो किसी को? एक चीज लास्ट और हार्ट के बारे में, सी दिस डायग्राम, ये वाला रीजन देखो और लेफ्ट वाला रीजन और राइट वाला रीजन कंपेयर करो। लेफ्ट वाला रीजन और राइट वाला रीजन कंपेयर करो। कैन यू सी दिस ना? इफ यू सी दिस क्लोजली, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, लेफ्ट वाला का जो वॉल है दैट इज थिक, राइट वाला का जो वॉल है दैट इज थिन। ये क्यों? बिकॉज आपने देखा होगा कि प्योर ब्लड किधर आता है? लेफ्ट वाले में। और प्योर ब्लड आपको वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सप्लाई करना है, पंप करना है। पंप करना है मतलब हाई प्रेशर। हाई प्रेशर है तो दीवार कैसा होना चाहिए? थिक या थिन? थिक। पतला होगा तो पड़ जाएगा हार्ट, मजा आ जाएगा। क्लियर है सभी को? थिक और थिन। ठीक है, तो थिक लिख देता हूं मैं, वाई तो आपको मैंने समझा दिया, दिस इज थिक। वाई का मतलब मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा हार्ट को अगर आप देखो तो दिट इज फोर चैम्बर। ठीक है, चार चैम्बर का हमारा हार्ट होता है। ये सब एनसीईआरटी में है, 1 2 3 एंड 4। हर के बीच में एक एक वाल्व होता है। हर के बीच में एक एक वाल्व होता है। नाउ लेफ्ट चैम्बर दो पार्ट में डिवाइडेड है, राइट चैम्बर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एंड दे आर कंप्लीटली सेपरेटेड। बायो के ज्ञाता हूं, अपने बायो पढ़ा है अच्छे से, बताइए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? ये भी एनसीईआरटी में। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ लेफ्ट चैम्बर विथ राइट चैम्बर। थोड़ी सी भी मिक्सिंग अलाउड नहीं है। लेफ्ट चैम्बर में बेटा आपने देख लिया ना, पूरा ज्ञान बांट दिया मैंने आपको अभी तक। लेफ्ट चैम्बर में क्या है? प्योर। ये लेफ्ट चैम्बर में है क्या? प्योर। ई पे क्या है? इम्प्योर। दोनों के बीच में कंप्लीट सेपरेशन है। वाई? प्योर और इम्प्योर ब्लड को हम क्यों नहीं मिक्स होने देना चाह रहे? बांटिए बांटिए, ज्ञान बांटिए। मर जाएंगे सर। वही तो रीजन है क्यों मरेंगे। क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। नहीं, आज मजा आया होगा। नहीं, मान लेते हैं कंप्लीट सेपरेशन अलाउ नहीं करते, क्या होता? मिक्सिंग। मिक्सिंग मीन्स व्हाट? ब्लड जब, ठीक है, प्योर ब्लड जब सेल पर पहुंच रहा है तो CO2 भी पहुंच रहा है। पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा? CO2 पहुंच रहा है तो इसका मतलब जितना O2 पहुंचना चाहिए था उतना O2 नहीं पहुंचा। मान लो 10 किलो ऑक्सीजन, मान लो 10 ग्राम ऑक्सीजन पहुंचना है, ठीक है, और ये दोनों मिक्स हो गए, प्योर और इम्प्योर ब्लड, तो थोड़ा जगह तो CO2 खा जाएगा, तो वो 10 ग्राम पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा। तो O2 अगर नहीं पहुंच पाया तो इसका मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में जितनी एनर्जी रिलीज होनी है दैट इज व्हाट? लेस। O2 इनसफिशियंट रहेगा तो एनर्जी रिलीज भी तो कम होगा ना बेटा, ज्यादा तो होगा नहीं। नाउ if energy release is less, we won't be able to
control, yeah, we won't be able to regulate our body temperature, और नहीं कर पाए तो निपट जाएंगे. This is the reason behind this. Internet connection is unstable on my side. We won't be able to regulate our body temperature और हम निपट जाएंगे. क्लियर है सभी को? अगर मिक्सिंग होती तो क्या होता? हम लोग क्या है बेटा? वार्म ब्लडेड एनिमल्स है ना, वार्म ब्लडेड. वार्म ब्लडेड में मिक्सिंग अलाउड नहीं रहती. बर्ड्स वगैरह कभी देखोगे तो 4 चैम्बर. वार्म ब्लडेड में मिक्सिंग वगैरह अलाउड नहीं रहती. ओके, बट कोल्ड ब्लडेड में मिक्सिंग इज अलाउड बिकॉज देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस. उनको अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की जरूरत नहीं. जैसा बाहर का टेम्परेचर है वही उनका टेम्परेचर एडजस्ट कर जाएगा. उनका टेम्परेचर एडजस्ट होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर वार्म ब्लडेड. वार्म ब्लडेड में आप क्या देखोगे? कंप्लीट सेपरेशन होगा CO2 और O2 चैम्बर्स का, 8 में चैम्बर्स का. बट कोल्ड ब्लडेड में देयर इज नो कंप्लीट सेपरेशन. मिक्सिंग इज अलाउड. वैसा नहीं कि पूरा मिक्स हो जाएगा, बट मिक्सिंग इज अलाउड. क्योंकि उनको बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करना ना, उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, तो थोड़ा बहुत मिक्स हो जाए कोई बात नहीं, चलता है. भगवान ने वैसे ही डिजाइन कर दिया. चलो ठीक है, थोड़ा सा खा लो. क्लियर है सभी को? एक छोटा सा टॉपिक आज का और रह जाता है कि हमारे लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है. हमारे लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है. तो ये है हमारा लंग्स. कैन यू सी दिस? दिस लंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस. इस ब्रांच को और मैग्नीफाई करके देखोगे तो ऐसा ऐसा रसगुल्ला टाइप्स का चीज दिखेगा. दिस रसगुल्ला टाइप ऑफ चीज इज नोन एज व्हाट? एल्वियोलाई. इस एक ऑल्वियोलाई को लाओ और फिर मैग्नीफाई करो तो ऐसा दिखेगा आपको. एक अल्वियोलाई है और उसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स हैं. ये ब्लड वेसल्स है बेटा. अल्वियोलाई के सराउंडिंग इज व्हाट? ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल में क्या है? O2 और CO2. तो CO2 अल्वियोलाई में, O2 ब्लड वेसल में. तो इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है इन आवर लंग्स. तो alveoli increases the surface area, and this increased surface area makes the process of exchange of gases easier. और बेटा ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना, दिस इज बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सबका वॉइस ब्रेक हो रहा है, सिर्फ मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? अरे वैसा नहीं है, पूरा स्पीड है, टेंशन मत लो, ठीक हो गया. सभी को लग रहा है वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा? अरे वॉइस ठीक है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ. आज तो एकदम बढ़िया, मजा आ रहा है मेरे को भी पुराने. ए बेटा लोग बताओ जल्दी से, सबके लिए वॉइस ठीक है या फिर ब्रेक होकर आ रही है मेरी आवाज? अरे सब व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हो एक दूसरे को, ब्रेक हो रही है. हाँ. चलो फिर रहने देते हैं. हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते. इसका कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया. माइट बी ड्यू टू स्लोइंग ऑफ स्पीच. ओके, सो यहीं पर रहने देते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन याद दिला देना मुझे. क्वेश्चन लिख दूं मैं बस? शुड आई राइट द क्वेश्चन कि मैं भूलू ना? कल यहीं से शुरू कर लेंगे. लिख दूं क्वेश्चन बस?
oxygen reaches to various cells in our body. We'll start with this tomorrow. That will be all from my side then. Bye everyone. Bye. Bye everyone.